नमस्कार बच्चों, मैं नवंतर कुमावत मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। आज अपन देखेंगे 10th क्लास की सामाजिक का अध्याय 14 आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। पहली वाली वीडियोस में अपने भूगोल संपूर्ण भूगोल देख चुके हैं। अब आगे जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो चलेगी। अगर किसी विद्यार्थी ने भूगोल संपूर्ण नहीं पढ़ी है तो पीछे जाके भूगोल पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं। आर्थिक लेसन का नाम है आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन। आर्थिक अवधारणा क्या होती है एवं नियोजन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखेंगे इसमें राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का महत्व है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय की गणना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, आपके आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास, सतत विकास, समावेशी विकास, मानव विकास, भारत में नियोजन और ये आपके सभी आर्थिक नियोजन के उद्देश्य पंचवर्षीय योजना एवं नीति आयोग, ये सभी बातें देखेंगे। देखो सबसे पहले आय। आय शब्द का तो आप दिन में काफी बार प्रयोग करते हो। जैसे आय का मतलब होता है पैसा। जैसे आय से अपन बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, भौतिक सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आय से मतलब पैसा। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्र का मतलब होता है देश और आय का मतलब होता है पैसा, मतलब देश का पैसा परिभाषित करना है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय किससे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय किससे कहते हैं? एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य। ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। यहाँ अपन देखेंगे एक वर्ष का मतलब होता है वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है। ये क्वेश्चन आया था 2018 के अंदर। क्या क्वेश्चन आया था कि भारत में वित्तीय वर्ष कब लागू होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ परिभाषा अपने क्या देखी थी? राष्ट्रीय परिभाषा एक वर्ष मतलब एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य या मौद्रिक मूल्य एक वर्ष में, मतलब एक वर्ष वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च में उत्पादित सभी वस्तुएं, उत्पादित मतलब जिसका उत्पादन करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का। वस्तुएं होती हैं जैसे प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादन किया अपने, द्वितीय क्षेत्र से उत्पादन किया, तृतीय क्षेत्र में जो आती है सेवाएं, मतलब सेवाएं जैसे अपने बस में बैठ के गए सेवाएं, डॉक्टर के पास गए सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, पढ़ा रहे हैं सेवाएं का अंतिम का मतलब जिसका दोबारा उत्पादन नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए गेहूं है, गेहूं प्राथमिक क्षेत्र में गेहूं प्राप्त किया, गेहूं की अपनी मान लीजिए मैदा बनाई, मैदा के बाद में बिस्किट बनाई, अब इसके बाद में इसका उत्पादन नहीं हो सकता। अब ये क्या है? अंतिम वस्तु का अंतिम मौद्रिक मूल्य। मौद्रिक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने जो भी खर्चा आता है, जैसे गेहूं काटने में आपके खर्चा आया, बिस्किट बनाने में खर्चा आया, जो खर्चा काटा जाता है उसे क्या बोला जाता है? मौद्रिक मूल्य। वो आगे क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय। एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य। एक वर्ष का मतलब क्या होता है? वित्तीय वर्ष। उत्पादित जो भी अपने उत्पादन करते हैं सभी वस्तुएं, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र। इस लेसन में आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेवाएं जैसे जो भी सेवाएं होती है जिसमें उत्पादन नहीं होता है, अंतिम मूल्य जिसका कभी अब उत्पादन नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय आय का महत्व। आखिर राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? राष्ट्रीय आय क्यों ज्ञात की जाती है? राष्ट्रीय आय से अपन एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से क्या कर सकते हैं? तुलना। किससे तुलना कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए भारत की राष्ट्रीय आय 50 रुपये है। भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है? 50 रुपये। और मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका की राष्ट्रीय आय 100 रुपये है। तो इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका भारत से क्या है? विकसित। क्यों? क्योंकि अमेरिका की राष्ट्रीय आय भारत की राष्ट्रीय आय से क्या है? अधिक। तो राष्ट्रीय आय की ज्ञात करने की जरूरत क्यों पड़ी? इससे एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। देश की बाह्य योजना बना सकते हैं। राष्ट्रीय आय से अपन को पता चलेगा कितना पैसा है, तो
तो अपन देश के लिए क्या बना सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं, आर्थिक लक्ष्यों को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसकी क्या पड़ी, आवश्यकता। फिर अपन देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या हो गया कि एक व्यक्ति की आय कितनी है। प्रति व्यक्ति आय कैसे क्या की जाती है, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। आपके क्वेश्चन आ जाए प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, तो कुल राष्ट्रीय आय, अपन ये भी बोल सकते हैं कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। मतलब एक देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, कुल राष्ट्रीय आय कितनी है। जैसे मान लीजिए अपनी कुल राष्ट्रीय आय, देश की राष्ट्रीय आय मान लीजिए 10,000 रुपये है और जनसंख्या मान लीजिए 1,000 रुपये है, तो अपनी प्रति एक व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, 10 रुपये। ये एक व्यक्ति की क्या होगी, आय। आपके क्वेश्चन आ जाएगी प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। कुल राष्ट्रीय आय मान लीजिए 10,000 रुपये है, कुल जनसंख्या कितनी है, 1,000, तो एक व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी, 10 रुपये। अब देखो राष्ट्रीय आय की गणना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। इस पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम गणना दादाभाई नौरोजी ने 1868। आपके क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की, तो राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की, दादाभाई नौरोजी ने 1868 में। इसके पश्चात फिडेल सिराज, डॉक्टर वीके आरवी राव, आरसी देसाई ने। आप क्या जाएगी, दादाभाई नौरोजी के बाद में राष्ट्रीय आय की गणना किसने की, तो फिडेल सिराज, डॉक्टर वीके आरवी राव, आरसी देसाई। इसकी स्वतंत्र प्राप्ति के बाद, ये तो स्वतंत्र प्राप्ति की पहले की बात है, 1868 स्वतंत्र प्राप्ति के पहले। भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ 1947। उसके पश्चात अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। किसके अध्यक्षता में गठन किया गया, पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में। एक आपके अर्थशास्त्री थे पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में राष्ट्रीय आय की समिति का क्या किया गया, गठन। इसने अपनी प्रथम रिपोर्ट 1951 में और अपनी अंतिम रिपोर्ट 1955 में क्या की, प्रस्तुत की। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आप ये क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अब देखो इसके बाद में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के अपन देख रहे थे ना, उत्पादन से वस्तु उत्पादन। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक वो होता है जो प्रकृति के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, निर्भर होता है। वो आपकी क्या कहलाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कृषि है, कृषि प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है। जैसे मान लीजिए आपको गेहूं करना पैदा, कृषि के अंदर गेहूं है, तो जैसे गेहूं के लिए आपके तापमान, जलवायु, मृदा, जल, वर्षा, ये सभी क्या है, प्राकृतिक। मतलब प्राथमिक क्षेत्र में सभी जो होते हैं उत्पादन, वो किसके ऊपर निर्भर होते हैं, प्रकृति के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कृषि करना है, खनन करना है, मछली पालन करना है, मत्स्य पालन करना है, जो भी इन कानून में आएंगे वो क्या कहलाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र से जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है उनका रूप परिवर्तन करते हैं, उन्हें मूल्यवान बनाते हैं, उनका विनिर्माण करते हैं। किस में आते हैं, द्वितीय क्षेत्र। मतलब जो भी उद्योग होता है, जैसे प्राथमिक क्षेत्र से अपनी मान लीजिए क्या प्राप्त की, प्राथमिक क्षेत्र से अपनी मान लीजिए गेहूं प्राप्त किया, गेहूं का रूप परिवर्तन किस में कर दिया, आटा। तो ये आटा उद्योग कहलाएगा, ये आटा क्या कहलाएगा, उद्योग। द्वितीय व्यवसाय किसके ऊपर निर्भर है, प्राथमिक व्यवसाय के ऊपर। और प्राथमिक व्यवसाय किसके ऊपर निर्भर है, प्रकृति के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से, ये अप्रत्यक्ष रूप से। तृतीय क्षेत्र, जिस मान लीजिए अपनी तृतीय क्षेत्र का इसी सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें उत्पादन नहीं होता है। मान लीजिए जिस क्षेत्र में उत्पादन नहीं होता है वो सभी क्या कहलाते हैं, सेवाएं। जैसे डॉक्टर है मेरे प्यारे, जो डॉक्टर आपको देखने की फीस लेता है तो वो उत्पादन नहीं कर रहा है, वो आपकी क्या कर रहा है, सेवाएं दे रहा है। जैसे मान लीजिए आप बस में बैठ के जयपुर से जोबनेर से राजीव स्कूल में जा रहे हो, जोबनेर से कहाँ जा रहे हो, राजीव स्कूल, कमल स्कूल में जा रहे हो, तो यहाँ जोबनेर से राजीव स्कूल में जाने का जो बस वाला किराया लेता है वो आपकी किसका ले रहा है, किराया, सेवा का। कौन सी सेवा, आपको जोबनेर से बस में बैठा के लेके गया, इसका क्या ले रहा है, वो किराया। मतलब उत्पादन नहीं कर रहा है, सेवाएं दे रहा है आपको। डॉक्टर सेवाएं दे रहा है, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, उत्पादन तो नहीं कर रहा हूँ किसी का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सेवाएं दे रहा हूँ। फिर भी मेरे प्यारे बच्चों में इतनी सेवाएं दे रहा हूँ, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक नहीं करते हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करें। जैसे गरीब बच्चे हैं, जो गाँव के बच्चे हैं, अभी कोरोना की वजह से वो संस्थाओं के अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, तो उन्हें इनको क्या कर सके, लाभ अर्जित हो सके। आगे देखो, आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि का तात्पर्य क्या हो गया कि आय के अंदर वृद्धि, मतलब राष्ट्रीय आय के अंदर अगर वृद्धि होती है उसे क्या बोला जाता है, आर्थिक का मतलब पैसों से वृद्धि। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए है, मेरे पास 100 रुपए हो गए, तो ये मेरी क्या है, आर्थिक वृद्धि। और आर्थिक विकास किसे कहते हैं, देखो आर्थिक वृद्धि और विकास, विकास किसे कहेंगे, आर्थिक वृद्धि बढ़ रही है वृद्धि, और आर्थिक विकास किसे कहेंगे, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय के साथ साथ समाज कल्याणकारी योजनाएं हो, उसका क्या होगा, आर्थिक विकास। जैसे मान लीजिए आर्थिक वृद्धि तो खूब हो रही है, पैसे तो खूब है, लेकिन सामाजिक, जैसी सामाजिक कुप्रथाएं हैं, राजनीतिक कुप्रथाएं हैं, आपके रहन सहन की व्यवस्था अच्छी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ये सभी नहीं है, तो वो आर्थिक विकास नहीं कहलाएगा। अगर राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसी सेवाएं अगर बढ़ती है, समाज कल्याणकारी योजनाएं बढ़ती है, तो वो आगे क्या कहलाएगा, आर्थिक विकास। अब देखो सतत विकास, सतत विकास को पोषणीय विकास, धारणीय विकास भी बोलते हैं। पोषणीय विकास बोल दो, धारणीय विकास बोल दो, सतत विकास बोल दो। देखो इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसमें क्या होता है कि वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करते हुए, कहने का तात्पर्य आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना। परिभाषा मैंने क्या बताई कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करते हुए आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखना, या आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास। कैसे, जैसे मान लीजिए पेट्रोल का इस प्रकार से प्रयोग करें, वर्तमान में इस प्रकार से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसका क्या कर सके, प्रयोग कर सके। मतलब वर्तमान को ध्यान रखते हुए, मतलब आने वाली पीढ़ी को ध्यान रखते हुए पेट्रोल का प्रयोग इस प्रकार से करे कि आने वाली पीढ़ी भी उसका क्या कर सके, प्रयोग कर सके। वो अभी क्या कहलाता है, सतत विकास। मतलब कि इस प्रकार से विकास हो कि आने वाली पीढ़ी भी उसका क्या कर सके, लाभ अर्जित हो सके। समावेशी विकास, समा मतलब समान, समाज के अंदर समान रूप से किसी भी लिंग, जाति, धर्म, मजहब के आधार पर बिना भेदभाव किए हुए समान रूप से क्या करना, विकास करना, वही आपकी क्या कहलाता है, समावेशी विकास। मानव विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाओं जैसा विकास क्या कहलाता है, मानव विकास। जैसे जीवन प्रत्याशा बढ़े, जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, जीवन जीने की औसत आयु। सबसे पहले 1990 में मानव विकास कब आया था, 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक ने प्रस्तुत किया था। किसने, 1990 में डॉक्टर महबूब उल हक। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट, भारत में नियोजन। नियोजन का तात्पर्य क्या होता है, योजनाएं बनाना। नियोजन का तात्पर्य क्या होता है, योजनाएं बनाना। समझो कैसी योजना, जैसे मान लीजिए अपन किसी शादी विवाह करते हैं, शादी विवाह करने से पहले अपन योजनाएं बनाते हैं। भाई हलवाई को ये काम करना है, तेरे को ये काम करना है, इसको ये काम करना है, टेंट का काम ये करेगा, ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा। तो शादी से पहले अपन क्या बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। परिवार के साथ बैठ के क्या बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए में ये काम करूंगा, 10 लाख रुपए में टेंट का काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा। तो कोई भी काम करने से पहले अपन क्या बनाते हैं, योजनाएं। परिवार में भी बैठते हैं तो अपन क्या बनाते हैं, योजनाएं कि अपन को ये काम करना है, तो योजना बनाते नहीं बनाते हैं। उसी प्रकार से देश के लिए योजना बनाना क्या कहलाता है, भारत में योजना। देखो सर्वप्रथम 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम क्या की, नियोजन के अवधारणा को क्या किया, प्रस्तुत किया। आपकी क्वेश्चन आ जाए, नियोजन का तात्पर्य ने क्या बताया कि योजनाएं बनाना, किसी भी कार्य को करने से पहले क्या बनाना, योजनाएं। जैसे अपन परिवार में भी योजना बनाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, विवाह करते हैं तो योजनाएं बनाते हैं। उसी प्रकार देश के विकास के लिए भी अपन क्या बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो सर्वप्रथम नियोजन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि सर विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक का प्रस्तुत की 1934। पुस्तक का नाम क्या है, प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब देखो भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, मतलब योजना। सर्वप्रथम योजना आयोग की स्थापना भी बता देता हूँ 1950 में।
योजना आयोग की स्थापना 1950। योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952। ये दोनों डेटे भी ध्यान रखना। योजना आयोग की स्थापना तो कब हुई? 1950 और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 1952। अपन देख रहे थे भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य, क्या उद्देश्य हैं? तो पहला उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास के लक्ष्य को क्या करना? प्राप्त करना। दूसरा, गरीबी की समस्या का क्या करना? समाधान करना। आय की असमानता को क्या करना? समाप्त करना। रोजगार के अवसरों में क्या करना? वृद्धि करना। शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं को क्या करना? विस्तार करना। कल्याणकारी योजनाएं चलाना। बहुत सारे हैं, मतलब आपको 10-12 है इंपोर्टेंट याद रखना है। आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना, गरीबी की समस्या का समाधान करना, आय की असमानता को समाप्त करना, रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना, कल्याणकारी योजनाएं चलाना। अब देखेंगे, पहले देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना। भारत में पंचवर्षीय योजना मतलब 5 वर्ष की योजना। योजना आयोग की स्थापना 1950। 1950 में योजना आयोग की स्थापना और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से। देखो 1 अप्रैल वित्तीय वर्ष जो होता है ना, हमेशा योजना के अंदर 1 अप्रैल ही आएगा और लास्ट में 31 मार्च ही आएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो सबसे पहले देखते हैं पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी 56 से 61, 61 से 66। यहाँ ध्यान देना कैसे याद करना है। पहले देखो कैसे लिखना है, 1 अप्रैल तो वो हमेशा आएगा ही आएगा सबसे आगे, 31 मार्च सबसे लास्ट में आएगा ही आएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद कैसे करनी है आपको, कैसे याद करिए? प्रथम मतलब 1900 से चालू होगी, इसमें दो राय नहीं है। 1900 से कितने वर्ष की योजना? 5 वर्ष की योजना साहब, ये 5 लिख दो। कौन सी योजना? पहली योजना, ये 1 लिख दो। कहने का तात्पर्य क्या है? 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी। पहली 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आया समझ में? 1900 तो चालू होगी होगी। कितने वर्ष की योजना? 5 वर्ष की, 5 लिख दो। कौन सी योजना? पहली, 1 लिख दो। तो 1951 से चालू हो जाएगी। 1951 से 1900, इधर 1 अप्रैल आएगा, इधर 31 मार्च आएगा ही आएगा। 1951 से 1956, 1956 से 1961, 1961 से 1966। अब देखो 3-5 वर्ष की योजना आने के बाद में 3 1-1 वर्ष की योजनाएं आती है। क्यों 1-1 वर्ष की योजनाएं आती है? क्योंकि इस समय 1962 और 1956 में चीन और पाकिस्तान से क्या करना पड़ा था? युद्ध करना पड़ा था, अकाल पड़ गया था। इस स्थिति में अपन पंचवर्षीय योजना नहीं बना सके, तो इस कारण से 5 5 वर्ष की, तो 3 क्या आ जाएगी? 1-1 वर्ष की। जैसे 1966 से 67, 67 से 68, 1968 से 1969। आगे समझ में? 1 अप्रैल 1966 से 1967, 67 से 68, 68 से 69। यहाँ समझ में आ गया? 3 5 साल की, 3 1-1 वर्ष की। फिर 1-1 में आ जाओ, 1969 से 1974, फिर 1974 से 1978। यहाँ ध्यान रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। यहाँ अगर 4 लिखा हुआ था तो समझो 4 वर्ष की, लेकिन 5 वर्ष के अंतर्गत ही आती है। 1974 से 19 अकाल की वजह से हो गया था ये समस्या। अब देखो 2 5 वर्ष की आ गई ना, यहाँ 2 5 वर्ष की आ गई। अब 2 1-1 वर्ष की आ जाएगी वापिस। 1-1 वर्ष की कैसे आ जाएगी वापिस? 1978 से 1979, 1979 से 1980। फिर 5 वर्ष में चलो, 80 से 85, 85 से 90। फिर 2 वर्ष की आ गई। फिर 1-1 वर्ष की आ जाएगी, 1990 से 91, 1991, 1991 से 1992 आ गई ना। फिर लगातार आपकी क्या आ जाएगी? 5 वर्ष की, 1992 से 97, 97 से
2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017, मतलब ये देख लेना तो 12वीं 2012 17। फिर आपकी यहाँ क्या हो गया था, लास्ट पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना ही थी, इसके बाद में नीति आयोग आ गया था। इसके लिए क्या आ गया था, नीति आयोग। कैसे याद करना, 1 2 3 3 4 अप्रैल 2020 12 लास्ट वाली पंचवर्षीय योजना देख ली थी ना, इसके बाद में आ गया नीति आयोग। देखो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री के पद पे होगा वो आप इसका क्या होगा, अध्यक्ष। और इसके उपाध्यक्ष है वो आपके कौन है, राजीव कुमार। इसके थिंक टैंक की संख्या दी गई है, इसको क्या दी गई है, थिंक टैंक की संख्या। मतलब जो भी कार्य के लिए योजना आयोग करता था वो कार्य कौन करता है, नीति आयोग। आपको क्या याद रखना है, स्थापना 1 जनवरी 2015, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, थिंक टैंक भी कहा जाता है। इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री, और इसके सदस्य कौन होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके उप राज्यपाल। ये अपने देख लिया था, और कल अपन देखेंगे आगे वाला लेसन, 15वां लेसन। जय हिंद, जय भारत।